वो बताता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो उनके बच्चा हुआ था एक, जिसकी डेथ हो गई थी 4 साल की उम्र में। पर उनकी पत्नी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब हमारा बच्चा कैसे मर सकता है। तो उसकी पत्नी ने उस बच्चे की जान वापस लाने के लिए या फिर उस बच्चे को मोक्ष ना मिल जाए, उसकी आत्मा को पकड़ के रखने के लिए काला जादू परफॉर्म करती थी वो अपने बेसमेंट में। तो काले जादू से उसकी आत्मा को पकड़ के रखा हुआ था उसने अपने बच्चे की, उस कमरे के अंदर। हाँ, तो वही स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। तो जो हमारी खास हॉरर पॉडकास्ट सुनने वाली जनता है, आपके लिए गुड न्यूज़ है, यह पॉडकास्ट खास आप लोग के लिए ही है। फटाफट से अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा लो या फिर हेडफोन लगा लो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारे दिलीप भाई हमारे पॉडकास्ट पे। इनके पास एक इतनी बढ़िया हॉरर किस्सा है दिल्ली का, तो जो आज ये बताने वाले हमारे पॉडकास्ट पे। तो भाई स्वागत है आपका फिर से हमारे शो पे, हाथ मिलाइए। स्वागत है भाई, स्वागत है भाई। ऐसी लाया करो हमारे लिए बढ़िया बढ़िया डरावनी कहानी, हमारी जनता के लिए भी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, मेरे को एक बार और आपने मौका दिया और काफ़ी अच्छी कहानी लेकर आए हैं इस बार। हाँ तो शुरू करें। हाँ भाई, डिटेल में सुनाओ एकदम, कहाँ की बात है, कब की बात है। तो भाई ये कहानी है राजेंद्र नगर की, जो कि दिल्ली का हब माना जाता है यूपीएससी के लिए, जैसे सबको पता ही है। हाँ। तो कहानी ये है कि ये राहुल एक लड़का था, बिहार का रहने वाला। तो भाई मोस्टली ना काफ़ी स्टूडेंट्स 12th पास करने के बाद यूपीएससी कोचिंग के लिए राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, हर अलग अलग स्टेट से। तो ये राहुल था, इसने भाई 12th पास करी तो इसका भी सपना था कि भाई यूपीएससी वगैरह करूं। और बिहार के लोगों में थोड़ा रहता भी है कि हम थोड़ा यूपीएससी वगैरह या किसी फील्ड में निकलें। तो राहुल ने फिर डिसाइड किया, घर वालों को बोला कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, और बोला कि मुझे वहाँ जाना है राजेंद्र नगर और वहीं जाके रहूँगा, और इस तरीके से बताया करो। घर वालों ने बोला भी कि यहाँ रह के कर ले और ये वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त माना जाता था कि यार कोचिंग जाके वहाँ लेंगे तभी ज़्यादा अच्छी रहती है, ऑनलाइन वगैरह का चलन नहीं था। ये कहानी वैसे बेसिकली 2017-18 के करीब की है, ठीक है। तो और राहुल के साथ एक उसका बचपन का दोस्त था गगन नाम का। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई दोनों भाई चलते हैं और जाके रहते हैं और या राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी वगैरह करते हैं। तो घर वालों ने भी थोड़ा सोच लिया कि चलो 2 बंदे जा रहे हैं तो डरने वाली बात नहीं है, दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ रहेंगे और बढ़िया एकदम कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ख्याल रखेंगे एक दूसरे का। तो दोनों भाई, दोनों के घर वालों ने परमिशन दे दी और दोनों आ जाते हैं राजेंद्र नगर वहाँ से, बिहार से। अब राजेंद्र नगर आती ही उनका पहला काम होता है कि भाई सबसे पहले रूम वगैरह ढूंढना कि रहेंगे कहाँ। और राजेंद्र नगर में भाई बहुत महंगा सिस्टम है, मतलब छोटे छोटे रूम 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार के इतने से रूम, जिसमें एक बंदा ढंग से सो भी ना पाए। और वो थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा कोई रूम मिल जाए जिसमें थोड़ा हम रह पाएँ और थोड़ा हमारा एडजस्ट हो जाए दोनों का। तो ऐसा ढूंढने लगे वो। तो ढूंढते ढूंढते शाम हो गई तो नहीं मिला। क्या हुआ कि 2 लोग और आ रखे थे। ये 2 लोग थे हरियाणा से, ये भी दोस्त थे अपने स्कूल टाइम के। एक का नाम था रमन, एक का नाम था सुमित। ये थे हरियाणा से बिलोंग करते थे दोनों, और ये दोनों भी कोचिंग के लिए आ रखे थे। अब ये दोनों उनको टकराते हैं, तो 4 लोग हो गए, आपस में वगैरह बात करते हैं कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कि हम बिहार से, हम हरियाणा से। थोड़ा बातचीत हो जाती है और बोलते हैं कि हम भी यार रूम वगैरह ढूंढ रहे हैं और अगर थोड़ा सस्ता मिल जाए तो हो जाएगा काम, क्योंकि हम भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 4 बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा कुछ रूम वगैरह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हम 3-4 लोग एडजस्ट कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर मिल जाते हैं रूम। तो जाते जाते ढूंढते उन्हें एक कंपार्टमेंट मिलता है। अब राजेंद्र नगर में क्या है कि मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं भाई, जैसा अभी भी न्यूज़ आई थी, वहाँ बेसमेंट है हर जगह। एक बेसमेंट दे रखा होता है और ऊपर फिर फर्स्ट फ्लोर वहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़े से ऊपर से। मतलब जो फ्लोर है वहाँ भी एक सीढ़ी जा रखी थी नीचे और एक बेसमेंट था। और वहाँ पर ऊपर उस बेसमेंट के ऊपर जस्ट ऊपर मतलब एक वो लगा हुआ था रूम के लिए कि अगर रूम वगैरह लेना कॉल वगैरह कर लो। उन्होंने कॉल वगैरह किया। एक सरदार जी का था वो। सरदार जी बोलते हैं कि मैं थोड़ा मेरा घर पास में ही है, मैं आ रहा हूँ, 10-15 मिनट में वो आ जाते हैं। और बोलते हैं कि हम चारों को रूम चाहिए, अगर कुछ हो तो करवा दो। कहते हैं हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे एक काफ़ी बड़ा हॉल सा है, तुम चारों अगर एडजस्ट कर सको उसमें तो रह सकते हो। उन्होंने कहा चलो ठीक है दिखा दो। वो दिखाते हैं तो काफ़ी बड़ा रूम होता है, मतलब रूम के एक हॉल से ही होता है। कहते हैं चारों तैयार हो जाते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पे तो हम आराम से कंफर्टली हो जाएंगे, और 2 उस तरफ। वो रेंट पूछते हैं तो वो रेंट कहते हैं कि 20,000 रेंट है, और तुम 4 बंदे हो तो 5,000 एक के बंदे में आ जाएगा। तो वो कहते हैं यार ये तो राजेंद्र नगर के हिसाब से बहुत सस्ता है, मतलब इतना सस्ता तो है नहीं। पर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, पर कहते हैं कि यार फिर इससे सस्ता कहाँ जाएंगे, अब हम कहाँ जा सकते हैं, यही एक बहुत अच्छी चॉइस भी है हमारे पास। तो वो मान जाते हैं। अब चारों वही जो मतलब एडवांस वगैरह वहाँ पे चलता है, पहले एडवांस वगैरह पैसे वगैरह निकाल के देते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि कुछ अपना वो ले आते हैं। 3-4 गद्दे में पड़े होते हैं पहले से, और एक आध टेबल वगैरह रखी होती है।
तो वो कहते बाकी सामान ले आते हैं खाने पीने का जो भी है, बाकी धीरे धीरे ले ही आएंगे। अब वो जाते हैं नीचे, अब वो देखते हैं कि वो नोटिस करते हैं, मतलब जो बिहार से आ रखे होते हैं वो नोटिस करते हैं कि जो बेसमेंट में कमरा है ना वो काफ़ी पुराना है उसका गेट, और उस पर एक ताला लटका हुआ, ताला बहुत पुराने वक्त का नहीं होता, मोटा सा ताला होता है जो, वो ताला लटका हुआ है, और वो ताला लाल कपड़े से लिपटा हुआ, उसके ऊपर लाल कपड़ा लिपटा। तो बेसमेंट में कमरा था और ऊपर जाके हाँ फर्स्ट फ्लोर था उनका मतलब बाहर से सीढ़ियाँ थी फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, फिर वहाँ उतरने के लिए, और नीचे एक गली में से ही एक नीचे की तरफ सीढ़ी जा रही थी और वहाँ एक कमरा बेसमेंट। अच्छा, ये था जो दिखता था बाहर से भी, जैसे लाइब्रेरी वगैरह बना रखी लोगों ने। अब वो इस चीज़ को देखते भी हैं कि यार ये बहुत पुराना, ऐसा लग रहा था कि ये मतलब सालों से ये कमरा खोला नहीं गया, और इस पर ताले पे और लाल कपड़े से लिपटा हुआ था। उन्होंने देखा कि उन्होंने पर इतना नोटिस नहीं किया कि यार हमें क्या करना, उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो गाँव से आए हैं, उन्होंने भी ये चीज़ देखी है, पर वो इस चीज़ को इतना वो ले नहीं लेती कि हमें क्या करना है, हमें तो ऊपर रहना है, उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं। अगले दिन वो कोचिंग वगैरह ढूंढते हैं, कोचिंग वगैरह भी अच्छी तरह मिल जाती है और अपना स्टार्ट कर देते हैं जो भी है पढ़ाई वगैरह। अब क्या होता है, जब ये गए होते हैं तो ये टाइम होता है, ये वाला टाइम होता है, उससे थोड़ा आने वाले टाइम में दिवाली आने वाली होती है 1 आध महीने के अंदर, तो दिवाली तक का टाइम बीत जाता है, दिवाली होती है अब 1 आध हफ्ते के अंदर। तो जो हरियाणा से आ रखे होते हैं बंदे, सुमित और रमन, उनके घर वाले, रमन बेचारा अकेला होता है घर वालों का, तो घर वाले कभी अकेले रहे नहीं होते, तो वो उसे फोर्स करके बोलते हैं कि दिवाली तो यार हमारे साथ ही मनाइयो, वापस आ जा और दिवाली के बाद चला जाइयो। तो वो उसके घर वाले फोर्स करके उसे 1 हफ्ते पहले बुला लेते हैं, तो रमन पहले निकल जाता है। इनके घर वाले ये बोलते हैं, जो बिहार से आ रखे होते हैं गगन और राहुल, कि यार बिहार तो हमारा काफ़ी दूर है, हमें जाने में इतना टाइम लग जाता है, और इस बार हम दिवाली यहीं मनाएंगे यार, नहीं जाएंगे इस बार, क्या हो गया। और जो अपना सुमित होता है ये भी कहता है कि यार मैं भी नहीं जा रहा, तुम यहाँ अकेले रहोगे, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, तो ये करते हैं। अब क्या होता है कि दिवाली से 4 दिन पहले इन पर कॉल आता है सरदार जी का, जिनका वो रेंट का घर होता है। तो सरदार जी कॉल करके बोलते हैं कि भाई ऐसा है, जो नीचे बेसमेंट है ना, अगर मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे वैसे भी दे दूंगा, अगर तुम किसी से साफ़ करवाना चाहो तो साफ़ करवा दो, या फिर अगर तुम कर सकते हो तो उस बेसमेंट को साफ़ कर दो, क्योंकि वो सालों से नहीं खुला, दिवाली वगैरह आ रही है और थोड़ा साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। तो कह रहा मैं तुम्हें पैसे वगैरह दे दूंगा, और अगर तुम खुद करना चाहो तो तुम खुद कर दो, अगर किसी बंदे से करवाना चाहो तो बंदे से करवा दो। तो वो बोलते हैं, तो वो कहता है, गगन कहता है कि यार हम क्यों करेंगे यार किसी का घर साफ, किसी से करवा देते हैं। तो वो कहता है राहुल के भाई नहीं यार, वो पैसे भी दे रहे हैं, हम संडे को फ्री तो रहते हैं, हम कर देते हैं यार, पैसे मिल जाएंगे हमें, और क्या दिक्कत है। तो वो ये सोच लेते हैं, कह रहा ठीक है चलो भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को वो आ जाते हैं, संडे को सरदार जी आ जाते हैं उनके पास कि भाई चलो रूम वूम खुलवा दो। अब वो कहते हैं सरदार जी कि भाई इसकी चाबी तो है नहीं मेरे पास, तुम्हें ताला तोड़ना पड़ेगा, और ऐसा करो ताला तोड़ दो। वो कहता है कि यार हम क्यों तोड़ें किसी के घर का ताला, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम ओनर हो। तो वो सरदार का ही नहीं था, वो वाला सरदार का ही पार्ट? था, अच्छा, पूरा वो सरदार का ही था। तो वो साफ़ करवाने के लिए कह रहे होते हैं, तो वो सरदार जी कहते हैं कि तुम ताला वाला तोड़ दो, इसका चाबी वाबी मेरे पे है नहीं, बहुत टाइम से खो रखी है, या ताला बहुत पुराना है, ऐसा करो ताला तोड़ दो। तो वो कहता है, सुमित कहता है कि भाई मैं क्यों तोड़ूँ ताला, तुम ओनर हो, तुम सामने खड़े हो, तुम खुद तोड़ दो ताला, हम साफ़ कर देंगे। सरदार जी कहता है नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा, और ऐसे मैं नहीं कर सकता, और ये वो। तो जो सुमित होता है हरियाणा का, वो जाट होता है हट्टा कट्टा, वो कहता है भाई इतनी बहस क्यों करनी है यार, बाहर से वो लेके आता है ईंट, 3-4 बार ईंट मारता है उसमें, ताला पुराना सा होता है वो, फिर टूट जाता है ताला। कह रहा हमने तोड़ दिया, क्या दिक्कत है, और ताला तोड़ के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसता है, अंदर अंधेरा होता है एकदम, वो फ़ोन से लाइट वगैरह जलाता है, तो देखता है कि जितनी लाइट जल रही होती है तो उसमें से दिखता है कि कह रहा कि एक दीवार होती है, एक दीवार पे गोबर से पोत रखा था, गोबर का लेप लगा। हाँ गोबर का लेप लगा रखा था, और गोबर से ही एक आकृति बना रखी थी। कह रहा देवता की है कि पता नहीं किसकी है, वह एक आकृति बना रखी थी गोबर से ही दीवार पे। हाँ दीवार पे, और वहाँ पूजा पाठ का सामान रखा हुआ था कुछ थोड़ा बहुत, और जैसे ही घुसता है वो अंधेरे में, और पूजा पाठ का सामान वगैरह रखा हुआ था, उसका पैर लगता है किसी चीज़ से, एक लोटे में राख रखी होती है, वो राख उसके पैंट पे गिर जाती है, ऐसे घुसता है तो ऐसे लोटा लुढ़क जाता है, उसके पैंट पे गिर जाती है।
सरदार जी भड़क जाते हैं कि भाई तू बेवकूफ़ है, तेरे को दिख नहीं रहा और ये है वो है, इतना जल्दी क्यों कर रहा है, मैं जब कह रहा हूँ तेरे से आराम से कर, और ये है तूने ही क्या कर दिया, तुझे पता भी क्या चीज़ है ये। इस तरीके से उस पर भड़क जाते हैं। कहते हैं तू बाहर निकल, रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, मैं करवा लूँगा साफ़, और तुम रहने दो, तुम इसमें कुछ करना कुछ गड़बड़ कर दोगे और कुछ ख़राब कर दोगे, तुम निकल जाओ, रहने दो, मैं करवा दूँगा। ऐसे डांट फटकार कर भगा देते हैं और गेट वेट बंद करके जैसे ताला वाला लटका होता है ऐसे लटका के चले जाते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई ये क्या था, और क्या वो कह रहा कि भाई अंदर तो, वो बताते हैं उन दोनों को बताता है कि अंदर तो यार कुछ अजीब सही था। तो वो नहीं गए थे अंदर? वो दोनों नहीं गए थे, वो ताला तोड़ के अंदर घुस गया था इतनी देर में। वो बाहर ही खड़े? हाँ, वो बाहर ही खड़े थे देर में। वो टॉर्च वो जला के देखने लग गया कि क्या चीज़ है। वो बोलता है कि भाई अंदर क्या था। वो पूछते हैं कि यार भाई अंदर तो अजीब सा था, आकृति उसकी बना रखी थी और उसकी आंखों में कंचे वंचे से पता नहीं क्या लगा रखे थे, कुछ ऐसा वो बना हुआ था। तो वो कहते हैं कि यार, और कह रहा कि मेरे देख पैर पे क्या गिर गया, ये राख वाख सी गिर गई है। कह रहा फिर है क्या ये, पूछता तो कह रहा बता नहीं, उन्होंने डांट के फटकार के भगा दिया। और तो वो चले आते हैं, चलो कुछ होगा भाई आके। अब क्या होता है कि इनके घर से ही फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं भाई कि दिवाली है, घर पे आ जाओ, और वहाँ पे क्या करोगे, ये है वो, घर वाले फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी दिवाली के लिए निकल जाते हैं सारे चले। हाँ, सारे कहते हैं कि चलो फिर चलते हैं, जब सब जा रहे हैं तो अकेला कोई बंदा थोड़ी रहेगा यहाँ। भाई सब चले जाते हैं। दिवाली वगैरह मना के वापसी का होता है इनका आने का। अब वापस आ जाते हैं, दिवाली वाली सेलिब्रेट करके 3-4 दिन जो जितने भी टाइम लगा है ना, वापस आ जाते हैं इधर की तरफ आके। अब क्या होता है कि रमन वापस आ जाता है। रमन तो पहले का जा रखा होता है, 1 हफ्ते पहले का। रमन वापस आ जाता है, राहुल वापस आ जाता है, गगन वापस आ जाता है। जो सुमित होता है, जो अंदर गया होता है उस कमरे के अंदर, वो वापस नहीं आता। अब उन्हें लगता है कि आ जाएगा, 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। वो कहते हैं यार क्या हो गया, दिवाली मनाने इतना टाइम हो गया, दिवाली ख़त्म हो गई, सारे त्यौहार ख़त्म हो गए, रह कहाँ गया ये, आ क्यों नहीं रहा। फ़ोन वोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह जा रहा होता है। अब ये उससे पूछते हैं, रमन उसके बचपन का ही दोस्त होता है, जो भी हरियाणा वाले दोनों होते हैं, पर उनके घर में कम से कम ऐसे 5-10 किलोमीटर का फ़र्क होता है दोनों के। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई वो कहाँ रह गया, वो आया क्यों नहीं। कहता है कि यार मेरे को पता नहीं, मैं तो दिवाली पे उसके घर गया था और दिवाली पे भी नहीं उसके घर वालों ने मिलने दिया। कह रहे उसकी तबीयत ख़राब है, बुखार उखार में पड़ा हुआ है और काफ़ी तबीयत ख़राब है उसकी, तो और मेरे को मिलने ही नहीं दिया दिवाली पे। और कह रहे कि घर वाले की बुखार में है, और दिवाली वाले दिन घर से भाग गया था, कपड़े बड़े फाड़ दिए थे अपने, और घर से काफ़ी 4-5 किलोमीटर दूर मिला था बेहोश, ऐसे अपने नाखून मार रखे थे, जैसे किसी ने मारा हो उसे, जानबूझ के किसी ने मारा हो। ऐसा लग रहा था किसी और ने मारा है, पर अपने नाखून खुद ही मार रखे थे उसने। अच्छा। और बेहोश मिला था। कह रहे फिर पता नहीं से क्या हो गया है, फिर उसे उठा कर लेके आए थे, तो तब से मेरे को तो पता नहीं, दिवाली के बाद से तो फिर मैं आ गया था। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब ये चीज़ सुन के जो वो लोग होते हैं, राहुल और गगन, वो डर जाते हैं, क्योंकि रमन को तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था जब वो यहाँ था। उन दोनों को पता था। उन दोनों के दिमाग में चीज़ खटकती है, कहता है यार ये तो अजीब सा लग रहा है। और उसके साथ जो वो चीज़ हुई थी, मतलब जब वो उसमें घुसा था, राख वाख गिर गई थी, कहीं इससे रिलेटेड तो कोई चीज़ नहीं है। अब वो डर जाते हैं, कहते हैं यार इसके घर वालों को बतानी चाहिए हमें ये चीज़, क्या ना नहीं बतानी चाहिए। रमन बोलता है कि क्या बात है, मेरे को बताओ। वो रमन को बताते हैं, पर क्या, तो वो कहते हैं कि यार ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है, तबीयत उसकी ख़राब है, उसके घर वालों को बता दो ये चीज़ जो भी हुई है यहाँ पर। वो कहते हैं चलो ठीक है। उसके घर पे कॉल करते हैं और उसे सारी, उसकी मम्मी को, उसके जो भी घर पे बोलता है उसकी सारी चीज़ बताते हैं डिटेल से कि यहाँ पर इसके साथ ये हुआ था। उसके घर वाले आ जाते हैं बहुत गुस्से में कि बताओ ये सब हुआ है, और उसके घर वाले भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ बीमारी से थोड़ी अलग थी। क्योंकि बुखार आना एक अलग चीज़ है, और वहाँ पे ऐसे नाखून, अपने खुद के नाखून मारना, कपड़े फाड़ना, घर से, और डेली घर से भग जाता था रात को, उसे पकड़ के उसकी कुंडी वुंडी लगा के रखते थे बाहर से। कभी छत पे मिल रहा है वो, कभी घर से खेत पे मिल रहा है, इस तरीके से हरकत करनी शुरू कर दी थी उसने। फिर एक किसी बाबा को भी दिखाया था, तो बाबा ने भी कहा था कि कुछ ऊपरी चक्कर से लग रहा है। तो उसके घर वाले काफ़ी गुस्सा होते हैं, और उसके घर वाले उसको लेकर, और अपने साथ एक बाबा को लेकर मुखर्जी नगर, ये राजेंद्र नगर आ जाते हैं दिल्ली, कि चलो वहीं देखेंगे। यहाँ आते हैं, वो आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि अपने ओनर को बुलाओ भाई, सरदार जी को बुलाओ, सरदार जी से बात करेंगे कि सरदार जी मतलब क्या किस्सा था और ये क्या नहीं था। भाई सरदार जी को बुलाते हैं। पहले तो बताता नहीं है, कहता है कुछ नहीं था, ये तो ऐसी है वो है,
पर उसको फिर मारने पीटने की धमकी देते हैं। तो फिर बोलता है कि ठीक है बताता हूँ ये क्या था। वो बताता है कि जब हमारी शादी हुई थी उसकी और उसकी जो पत्नी थी, तो उनके बच्चा हुआ था एक, जिसकी डेथ हो गई थी 4 साल की उम्र में। 4 साल की उम्र में कुछ बीमारी हो गई तो वो उनके बच्चे की डेथ हो गई। पर उनकी पत्नी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब हमारा बच्चा कैसे मर सकता है। तो उसकी पत्नी ने उस बच्चे की जान वापस लाने के लिए, या फिर उस बच्चे को मोक्ष ना मिल जाए, उसकी आत्मा को पकड़ के रखने के लिए काला जादू परफॉर्म करती थी वो अपने बेसमेंट में। तो काले जादू से उसकी आत्मा को पकड़ के रखा हुआ था उसने अपने बच्चे की, उस कमरे के अंदर, और उसके साथ खेलती थी, कूदती थी, कहती, और उसी रूम के अंदर रहता था उसका बच्चा। उस बच्चे की आत्मा उसी रूम के अंदर रहती थी। तो जो बेसिकली जो मटकी थी, मटकी में जो राख वो राख थी उसके बच्चे की राख थी। और जो उनने जो गोबर से बना रखी थी आकृति वगैरह, तो वो उनका कुछ होता होगा ब्लैक मैजिक का। तो उसने अपने बच्चे की आत्मा को पकड़ के रखा हुआ था उस कमरे के अंदर। ये नहीं बताया उसने कि जो वो उन्होंने गोबर से बना रखा है वो है क्या, कौन से वो है, वो कौन सी? हाँ ये नहीं पता, पर वो कहते कुछ आकृति, वो कह रहा था कि कुछ राक्षस जैसी आकृति, उसकी आंखों में कंचे लगा रखे थे जो चमकते थे, और पूजा पाठ का सामान रखा हुआ था। ये ब्लैक मैजिक ही परफॉर्म करती थी उसकी पत्नी जो भी थी। तो उसकी ब्लैक मैजिक से उसकी अपने बच्चे की आत्मा को पकड़ के रखा हुआ था ताकि ये जाए ना दूर। तो उसके पति ने बताया कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा था, उसका बच्चा उससे बात करता था, जाके खेलता था उसके साथ आत्मा। पर वो कहता था कि आत्मा तो फिर आत्मा ही होती है। बाद में उसने ना अपनी माँ को ही हर्ट करना स्टार्ट कर दिया, कभी नाखून मारना, कभी काट लेना, इस तरीके से वो करना स्टार्ट कर दिया। तो हम फिर बहुत डर गए, क्योंकि हमारे साथ फिर गलत गलत चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। तो हमने एक बाबा को बुलाकर किसी तरह उसकी आत्मा को वहीं कैद कर दिया उसी कमरे में, और उस कमरे को बंद करके उस पर ताला वगैरह जो लपेटा रखा था उसकी आत्मा को कैद करने के लिए उस बेसमेंट में रखा हुआ था बेसिकली, और उसकी आत्मा को वहीं कैद कर दिया। फिर वो परेशान करना बंद कर दिया। अब उसकी पत्नी को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसकी पत्नी की तो हो चुकी थी डेथ, उसकी पत्नी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो अकेले ही बचा हुआ था, और वो इतने सालों से अकेले ही रह रहा था, और काफ़ी साल बीत चुके थे इस चीज़ को। अब ये खुलती है बात, तो उसके घर वाले काफ़ी डर जाते हैं। जो सुमित होता है, कहते हैं कि भाई तुमने हमारी लड़की के साथ क्या करवा दिया, और जब तुम्हें ये चीज़ पता थी तो तुमने ये क्यों खुलवाया। कह रहा कि मुझे लगा कि काफ़ी साल बीत चुके हैं, अब ऐसी कुछ नहीं होगा। तो जो उनके साथ बाबा आए होते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि कुछ हो सकता है इस चीज़ का, काले जादू का कुछ तोड़ है, या फिर कोई कैसे कट सकता है। तो बाबा जी कहते हैं कि भाई देखो, मैं ये सब तो नहीं कर सकता कि आत्मा को भेजूँ, मेरे को इतना तो ये पता नहीं है, पर मैं इतना कर सकता हूँ कि कुछ ऐसी पूजा पाठ करके कि और कुछ ऐसा कुछ पहना दूंगा ऐसे सुमित को कि इसके ऊपर नहीं आएगा, फिर वो प्रभाव नहीं आएगा। हाँ, इसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। मैं इतना कर सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, कुछ जो भी हो सकता है वो करो। तो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, और एक लॉकेट वगैरह बना के ना सुमित को पहना दिया जाता है कि भाई ये पहनो तुम, और जब तक ये पहना रहेगा, इस चीज़ को पहना रहेगा, तब तक तेरे ऊपर ये आत्मा असर नहीं, ये आत्मा तुम्हें नहीं कुछ कर पाएगी। पर इस चीज़ को अपने ऐसा अलग नहीं करना है कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ठीक कहता है, ठीक है चलो। वो उसे लॉकेट वगैरह पहना देते हैं पूजा पाठ करने के बाद, और सब लोग अपने घर चले जाते हैं, भाई वापस लौट जाते हैं। और जो बिहार वाले बंदे हैं वो उस अपार्टमेंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई जब ऐसा हुआ तो वो कहाँ कैसे रह लेंगे। और जो ये हरियाणा वाले जो बंदे होते हैं, सुमित और रमन, ये अपने अपने घर लौट जाते हैं। इनके घर वाले ले जाते हैं इन्हें कि भाई हम यहाँ रह के क्या करेगा, और ये लोग अपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, दूसरा कहीं और जाकर रहना शुरू कर देते हैं। अब इस चीज़ को बीत जाते हैं, 5-6 महीने हो जाते हैं, और सुमित की हेल्थ में भी अच्छा हो जाता है, और मतलब उसको ना फिर कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, और ठीक होना शुरू हो जाता है बंदा, और एकदम फिट हो जाता है, फिट एकदम फाइन, एकदम बढ़िया पहले की तरह। तो फिर अपने घर वालों से बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ वगैरह वगैरह, और मैं वापस जाना चाहता हूँ यूपीएससी वगैरह तैयारी करना, क्योंकि पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है, और करना तो है ही ये चीज़, तो देख लो। पहले घर वाले मना करते हैं, पर वो मना लेता है, कह रहा है चलो ठीक है, अब सब ठीक है, पर इन सब चीज़ों से दूर रहना, और देख लेना कि कोई ऐसा अपार्टमेंट वगैरह लेने से पहले। कहता है चलो ठीक है। तो वापस इनके घर वाले अलाउड कर देते हैं, तो सुमित और रमन वापस आ जाते हैं। अब वो कॉन्टेक्ट करते हैं इनसे, भाई तुम कहाँ रह रहे हो, जो बिहार वाले बंदे होते हैं, और वापस इनके पास आ जाते हैं। वो उनके साथ वापस रहना स्टार्ट कर देते हैं, कोई अच्छे खासे दोस्त बन गए होते हैं भाई वो। तो वापस एक जगह रहना स्टार्ट कर देते हैं चारों, और बढ़िया तरीके से चल रहा होता है। फिर कोचिंग एकदम कोई दिक्कत नहीं आ रही होती। फिर आता है कि एक टाइम की गर्मियाँ आ जाती हैं, तो ये बोलते हैं कि यार पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह घूम के आते हैं, नहाने वहाने का थोड़ा मज़े लेके आते हैं एक दिन, स्ट्रेस है थोड़ा पढ़ाई का। कहते हैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
चलते हैं, एक दिन प्लान बना के स्विमिंग पूल वगैरह नहाने जाते हैं। अब स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं ये, और मतलब पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है कि जब वो कपड़े उतार रहा होता है ना सुमित, तो गलती से शर्ट के साथ ही उसका लॉकेट उतर जाता है और वहीं रख देता है। अब वो नहाना शुरू कर देता है। अब नहाते के बीच में उसे याद आता है कि भाई लॉकेट कहाँ चला गया। जाके जल्दी से निकलता है, वापस लॉकेट पहन लेता है कि अरे ये तो रह गया। पर इस चीज़ में बहुत गैप आ जाता है, 4-5 कह रहा हूँ, 1-2 घंटे का गैप आ जाता है इस चीज़ में, जब तक उसे याद आता है। अब वापस पहन लेता है वो, और वापस रूम पे आ जाते हैं चारों बंदे। अब वापस रूम पे आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो थोड़ा सुमित चुप सा हो जाता है और थोड़ा सीरियस सा। तो उससे पूछते हैं भाई क्या दिक्कत हो गई, कैसे? कह रहा यार मैंने तुम्हें बताया नहीं, जब हम नहाने गए तो जब मैं शर्ट वर्ट उतार रहा था तो लॉकेट मेरे से वहीं उतर गया था, और फिर 1-2 घंटे बाद मेरे को याद आया। तो वो कहते हैं कि अबे क्या दिक्कत है, अब तो तू ठीक से ही लग रहा है, तो उसमें इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? कुछ वैसा कुछ हुआ तो है नहीं तेरे साथ, तो ना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। कहता है चलो ठीक है। रात को खा पी के ये सो जाते हैं। अब रात को क्या होता है, उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है सुमित की, बुखार मतलब तेज़ चढ़ जाता है उसे, और इन तीनों से जाके कोने में अलग बैठ जाता है। उससे बोलते हैं भाई क्या हो गया? कह रहा भाई बुखार आ गया, पूरा तप रहा होता है। तो क्या वो सोचते हैं कि यार स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से थोड़ा हो गया है। कहते हैं दवाई ववाई खा ले भाई, दवाई दे देते हैं उसे, फिर सो जाते हैं। अब क्या होता है कि सब सो जाते हैं। रात के क्या, सुबह की मान लो वो 3-4 बजे गेट खटखटाते हैं। इनकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, गेट खटखटा रहा है कोई बहुत तेज़। अब ये हड़बड़ी में उठते हैं कि भाई क्या हो गया। तो इनके दरवाजे पे देखते हैं भाई पुलिस होती है। कहते हैं भाई जो तुम्हारा दोस्त है उसने इस बिल्डिंग से चढ़ के ऊपर से वहाँ से छलांग लगा दी, और उसकी बॉडी पड़ी है नीचे। वो सुसाइड कर लेता है भाई उसी बिल्डिंग से कूद के, सुमित, उसी रात को। इन्हें पता भी नहीं चलता कब निकल गया और कब कूद गया। जब पुलिस आती है, जब शोर वोर मचता है इनके इलाके में, तब जाके वो देखते हैं और कार के ऊपर पड़ा हुआ था। वो कार के शीशे से टूटे हुए थे और ऐसे। और जब उसकी बॉडी देखी गई तो पहले ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले, यानी कूदने से पहले, बॉडी में से किसी ने पूरा खून निकाल लिया है। मतलब पूरा आंखें ये नीली, ये सब ऐसे पूरा, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में से किसी ने खून निकाल लिया है, पूरा नीला पड़ गया था शरीर। यानी कि पहले बहुत तड़पा हो गया, कुछ होगा ज़बरदस्ती इस तरीके से। फिर उसके बाद उसे कूद के जान दे दी उसने। उसे घर वालों वगैरह को इन्फॉर्म करा गया, घर वाले वगैरह आए, फिर तो ले गए। फिर इनके घर वालों को चली पता, इन सबको ही बुला लिया गया वापस भाई घर पे कि भाई अब राजेंद्र नगर रहना ही नहीं है, यूपीएससी छोड़ो, वापस आ जाओ सारे। वापस घर बुला लिया गया। जो उसके साथ का बंदा था रमन, वो बताता है कि मेरे घर वालों ने फिर मना कर दिया कि तो श्रापित है राजेंद्र नगर एक तरीके से। तो राजेंद्र नगर क्या, दिल्ली की भी बात करता हूँ अगर घर वालों जाने की, दिल्ली भी नहीं जाने देते उस दिन से। तब से उसका दिल्ली आना भी बंद है। तो लॉकेट उतारने से उसको इफेक्ट कर गया वो चीज़? 1 घंटे के लिए उसने उतारा था लॉकेट। उसको मतलब एक तरीके से मुझे लग रहा है उसके पीछे पड़े ही हुआ था वो, क्योंकि उसकी राख वगैरह लग गई थी, तो उसके साथ उसे ले जाना ही चाहता था वो अपने तरीके से, इस तरीके से। और राजेंद्र नगर में भाई ये कहानी फेमस है। जिस बंदे से, जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने आ रहा है उससे आगे पूछोगे तो सबको पता है वो सरदार जी का जो बेसमेंट का है, आज भी है वो सरदार जी का बेसमेंट। बताओ, उन्होंने खुलवाना ही नहीं चाहिए था उनसे, खुलवाया ही गलत। भाई ये चीज़ है वो। अब इंसान को ये लगता है कि चलो कुछ नहीं होगा, देख ही जाएगी, और खुद खोला नहीं। इसीलिए उन्होंने डर के हमारे खुद नहीं खोला। भाई ये देख ही जाएगी के चक्कर में देखा ही जाता है, फिर पंगा लेना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों से। इन चीज़ों से हाँ दूर ही रहना चाहिए। अगर नहीं है विश्वास भी तब भी दूर ही रहो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो अपनी जगह ठीक है, पंगा नहीं लेना चाहिए कि मैं देखता हूँ और मैं करता हूँ। तो वो अभी तो खाली रहता होगा वो। अब तो वो खाली है भाई। मतलब वो सरदार, वो उन सरदार जी की भी डेथ हो गई है, वो आगे किसी ने ले खरीद लिया है वो, तो वो शायद उसे रिनोवेट करके वगैरह, मतलब वापस दोबारा कुछ बनवाए। तो अच्छा भाई अगली स्टोरी कहाँ की है भाई, उस पर आते हैं। भाई अगली स्टोरी है दिल्ली के रोहिणी वेस्ट की। अच्छा। और ये तो ये कहानी तो ऐसी है कि मतलब थोड़ी इसमें थोड़ा सा हॉरर है, पर जो थ्रिलर ज़्यादा है इस स्टोरी में। हाँ, ये वाला इंसिडेंट किसके साथ हुआ है? भाई मेरे एक अच्छा दोस्त है, उसके साथ हुआ है। तो नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, पर मैं आपको उसके जो भी स्टोरी है वो बता दूंगा उस हिसाब से। तो भाई ये कहानी है लॉकडाउन की, ठीक है। मेरा जो दोस्त है, मेरा लॉकडाउन ख़त्म हो गया था और नॉर्मल होना चीज़ें स्टार्ट हो गई थी।
तो वो इंजीनियर है एक, तो उसकी जो जॉब लोकेशन थी ना रोहिणी साइड ही थी, मतलब उसका ऑफिस वहाँ था, और वो जहाँ मेरा एरिया है वहाँ से रोहिणी दूर पड़ता है काफ़ी, मेट्रो में भी ये मान लो कि 2-2.5 घंटे का रास्ता पड़ जाता है उसे। तो वो ढूंढ रहा था कि यार वहीं कोई पीजी वगैरह या फ्लैट वगैरह कुछ मिल जाए तो ठीक हो जाए बंदोबस्त, वहीं रहना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आने जाने में बहुत टाइम लगता है। तो वो रेंट के लिए, और ना वैसे ही ढूंढ रहा था कि रेंट के लिए या पीजी कुछ मिल जाए। तो एक भाई मिल गया उसे बंदा, कह रहा भाई तुम्हें फ्लैट रेंट पे क्यों लेना है, मैं तुम्हें सस्ते रेट में फ्लैट ही दिलवा देता हूँ, पूरा तुम्हारा फ्लैट तुम्हारे नाम का ही हो जाएगा। उसने कहा चलो भाई ठीक है देख लेते हैं एक बार। उनने जब पैसे वैसे बताए, उसने कहा यार पैसे वैसे तो ठीक हैं, और 3 BHK में इतना तो इतने सस्ते दाम में तो मिलेगा नहीं। उसने कहा यार पता नहीं कैसे, पर कह रहा चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं। तो उसने, जो उनका बंदा था जिसने बताया था उसने फ्लैट, कहता है भाई आ जाओ यहाँ पर, एक टाइम दे देता है और लोकेशन वगैरह भेज देता है कि भाई उस दिन यहाँ पे इतने टाइम तक आ जाना और देख लेना फ्लैट वगैरह, जैसा तुम्हें ठीक लगे उसके बाद देख लेंगे। कहता चलो ठीक है। डेट वगैरह आ जाती है, पहुँचता है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है वो बंदा क्योंकि दूर तो है ही, तो 30-40 मिनट हो जाता है पहुँचने में लेट। अब वो बंदा वहीं खड़ा होता है और उसके बाद एक बंदा और होता है जो उसे फ्लैट दिखाने वाला होता है। अब वो पहुँचता है और वो गुस्सा करता है, कहता है यार तुमसे क्या टाइम बोली थी, तुम कम से कम 40 मिनट लेट आए हो, हम सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। अब ऐसा करो यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाओ भाई तुम, हम थोड़ा सिगरेट वगैरह पी के आते हैं, कुछ खवाएंगे, बस 15 मिनट दे दो हमें, हम आते हैं। और जब चाबी पकड़ा जाता है कि लो चाबी पकड़ो, तुम्हारा मन करे तो अंदर चले आना देख लेना, वरना यहीं खड़ो हम 15 मिनट में आ रहे हैं। पक्का कोई दिल्ली का ही ब्रोकर है ये भाई, दिल्ली से आपका लहजा है। हाँ कस्टमर जाए भाड़ में देखने देखो भाई उनके मैं सिगरेट पी कर आ रहा का हूँ। दल्ला है पूरा। कहता है कि हम आ रहे हैं भाई तुम देखो, या तो मन करे तो अंदर चले जाओ, वरना खड़े रहो, 15 मिनट में आ रहे हैं हम। तो वो कहता है कि मैं यहाँ के खड़ा रहूँगा, खोलता है फ्लैट, देख लेता हूँ फ्लैट कैसा है। अब तक भाई फ्लैट में घुसता है वो, अंदर लॉक वॉक खोल के देखता है जाता है। तो फ्लैट तो भाई काफ़ी बड़ा होता है, 3 BHK होता है, उसको पहली पसंद होता है 3 BHK सुन के। देखता है यार फ्लैट तो चलो ठीक है, पर फ्लैट कह रहा है बताता अपना एक्सपीरियंस कि मैं अंदर घुसा तो ठंडा ठंडा से ही था, गर्मियों को वक्त था पर अंदर एकदम कोल्ड वाइब थी, एकदम ठंडा ठंडा ही फील हो रहा था। और अंदर घुसा, कह रहा कि और सामान भाई सारा का सारा वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा था फ्लैट को देखकर कि कोई जल्दी में ही अपना, मतलब कोई जल्दी में भाग आया यहाँ से छोड़ के कि मेरे को रहना नहीं है। रसोई में बर्तन पड़े हुए हैं, मतलब खाने लगा हुआ है, उन पे फफूंदी जम गई है इस तरीके से। गैस है, स्टोव वगैरह है, जो मतलब गैस है उनके कॉर्नर पे, खाने के वो पड़े हुए हैं पीसेस, जैसे कि कोई ऐसा भग गया रातों रात, कोई उस फ्लैट से निकल के भग गया है। तो उसे अजीब लगता है कि यार पता नहीं कब से बंद है, और पता नहीं ऐसा लग रहा है कि वो बंदा भगा है यहाँ से, और पता नहीं क्या सीन है। कहता चलो जब आएगा वो पूछूंगा उससे मैं कि क्या सीन है। पर कहता है कि यार फ्लैट तो ठीक है, मेरे हिसाब से अकेले बंदे के लिए 3 BHK बहुत बढ़िया है। जाके देखता है भाई वो, और ऐसे ये बताता है कि ऐसा होता है। तो अब एक रूम में जाके देखता है, एक रूम में पहुंच जाता है, देखता है वो कहता है कि एक दीवार पे पेंटिंग सी बन रखी थी, पर ऐसा लग रहा था वो पेंटिंग हाथ से बना रखी है किसी बंदे ने, मतलब ऐसे हाथ छाप के यूँ दीवार से। कह रहा अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी वहाँ। मेरे को जितना मोबाइल समझ में आया, मोबाइल की लाइट से देखा जो कि यही था कि हाथ से किसी ने पेंटिंग से बना रखी है और यही है। फिर देखता है कि उसके जो उस वाले कमरे से एक विंडो थी, वहाँ से बाहर के लोग भी दिखते थे, मतलब बाहर किसी का जो सामने एकदम घर पे होगा तो उसके पड़ोसी वगैरह देख रहे थे झाँक के कि ये कौन है, इस घर में कौन आया है। तो वो देखता है करके, वो एकदम अंटी हट जाती, एक अंटी नहीं आदमी होता है, एकदम हट जाता है कि ये पता नहीं कौन आया। वो देखता रहता है कि यार अजीब सा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा माहौल है और पता नहीं क्या है। वो ऐसे देख रहा होता है, फिर वो वेट कर रहा होता है कि आए बंदा तो मैं पूछूं। फिर तो वहीं एक मतलब एक सीढ़ी सी होती है चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, अंदर ही किसी एक मतलब हल्का सा एक सीढ़ी बनी होती है ऊपर चढ़ने के लिए। कह रहा वहीं बैठ जाता हूँ फिर मैं, ऐसा करके कि आएगा बंदा तो पूछता हूँ। फिर मैं कह रहा कि आता नहीं है। फिर कह रहा कि 5 मिनट बाद व्हाट्सएप करता है मेरे को वही बंदा, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि भाई, और 3-4 आर्टिकल भेज देता है और रिकॉर्डिंग भेजता है कि भाई अगर तुम घर के अंदर घुस गए तो वहाँ जल्दी निकलो और मैं आ रहा हूँ, बताता हूँ आपको,
बस आप उस घर के अंदर मत घुसना, और अगर घुस गए हो तो जल्दी बाहर निकलो। वो कहता है भाई क्या हो गया इतनी देर में, जाके देखता है, कहता है चलो ठीक है, कह रहा है तो बंदा, आर्टिकल देखता है, वो आर्टिकल में पढ़ता है। आर्टिकल में ये था कि भाई, आर्टिकल में उस फ्लैट के पीछे की कहानी थी कि क्या हुआ। अब हुआ ये था कि वहाँ का रहने वाले उसी रोहिणी के एक कपल था जिनके काफ़ी टाइम तक बच्चे नहीं हो रहे थे, और एक उम्र तक बच्चे हुए नहीं, तो उन्होंने सोचा कि बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, भाई जीवन ज़िंदगी तो कैसे ना कैसे काटनी है, तो एक लड़के को अडॉप्ट कर लेते हैं वो। अब बड़े प्यार से और दुलार से पालते हैं भाई, एक अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, और बड़े प्यार मोहब्बत से पालते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है। और शादी की बात आती है तो शादी भी बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं करूँगा भाई, लव मैरिज करूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड है, काफ़ी टाइम का रिलेशनशिप है। घर वाले उसके लिए भी मान जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे की खुशी में ठीक है भाई, शादी वादी करवा देते हैं, लव मैरिज हो जाती है। और काफ़ी अच्छे से परिवार रह रहा होता है, खुशी परिवार, मतलब वो भी खुश रह रहा होता है, लव मैरिज होती है, उसको भी दिक्कत नहीं होती, उसकी फैमिली भी खुश रह रही होती है। कहते हैं पता नहीं सडनली एकदम उसको क्या होता है, एक रात को आता है वो, रात में उठता है और चाकू से अपने बाप को मारने के लिए जा रहा होता है। पहले बाप का गला दबाता है, उसका बाप उठ जाता है, और बाप बचने के लिए उसको मारता, ऐसा हटाता है तो चाकू गिर पड़ता है, तो 2-3 चांटे मारता है अपने बाप में, चाकू उठाता है और 4-5 चाकू मारता है पेट में, और उसे वहीं मार देता है। अब चाकू लग रहे हैं, वो ये आवाज़ हुई, चीख रहा है उसका बाप, इतने में उसकी माँ आ जाती है। माँ चिल्लाती है कि ये क्या कर रहा है, तेरे को क्या हो गया। माँ का गला काट देता है, ऐसे पकड़ के यहाँ से पूरा गला काट देता है, फेंक देता है। इतनी देर में उसकी बीवी उठ जाती है, उसके कमरे में सो रही होती है, और उसकी बीवी होती है भाई प्रेग्नेंट, कम से कम 4-5 महीने की। अब उसकी बीवी आती है, चीखती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या हो गया तुम्हें, और ये वो, उसकी भी नहीं सुनता, वो 2-3 चांटे मारता है और उसकी बीवी गिर जाती है। बीवी को ऐसे पैर से पकड़ता है, ऐसे खींचता है, उल्टी गिर जाती है, उसे खींचता है और उठाता है, और उसके प्रेग्नेंट होती है उसकी वाइफ की, कम से कम 42 चाकू मारता है पेट में, और उसका बच्चा ही वहीं ख़त्म। और बीवी तो खैर 42 चाकू एग्जैक्टली लिखे हुए हैं, हाँ मेंशन, आर्टिकल में मेंशन है, और वो जो आर्टिकल भेजे थे मैं भेज दूंगा, आप लगा देना। बताया जाता है जब पोस्टमार्टम हो रहा था ना उसकी बीवी का, भाई डॉक्टर को भी उल्टी हो गई थी, ये लिखा हुआ है आर्टिकल्स में। 42 चाकू मारे थे, लिख के, मतलब लिखा हुआ है 42 बार मार, 42 बार। पता नहीं इतना क्या उसके दिमाग में चढ़ गया। और इसलिए मैं लव मैरिज को इसलिए मेंशन किया कि उसके खिलाफ भी शादी नहीं हुई थी उसकी, लव मैरिज में खुश था इंसान, फिर भी पता नहीं उसको क्या हो जाता है, उसको मार देता है। और भाई जो उसने बताया ना, कि जो मैंने अभी बताया कि मेरे दोस्त ने वो पेंटिंग देखी थी हाथ से बनी हुई, वो खून के हाथ थे जो ऐसे दीवारों पे लगे हुए थे, जो उसे पेंटिंग लग रहे थे, उसे लग रहा, उसे समझ में नहीं आया ना क्या थे, उसकी बीवी के खून के हाथ थे वो, जो खून के हाथ छपे हुए थे, जो उन्हें जान बचाने के लिए किया होगा। ये सब पढ़ता है वो, ये सब पढ़ते उसका भाई, अब ये सब पढ़ रहा होता है वो आर्टिकल में अंदर ही बैठ के। हाँ, उसे क्या पता है कि उन्होंने क्या भेजा है। वो भाई उसके होश उड़ जाते हैं कि भाई ये कहाँ आ गया हम, और ये जैसे ही वो चल देता है, कह रहा है कि ऐसा हुआ कि पैर भारी हो गए मेरे, किसी ने पैर पकड़ लिया हूँ, मेरे पे चला भी नहीं जा रहा था। और वो जो अंकल बाहर से देख रहे थे, वो गेट के बाहर खड़े होते हैं, कहते हैं भाई तुम में इतनी हिम्मत है, हमने तो आज तक इस घर के सामने से निकलने की हिम्मत नहीं की, और तुम इस घर के अंदर घुस गए। तो वो अंदर से कहता है कि अंकल जी मुझे पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, और मुझे बचा लो, यहाँ से निकाल दो। कह रहा भाई मैं अंदर नहीं आऊँगा, तेरे को बाहर आना पड़ेगा, मैं तो इस घर के आसपास से भी नहीं गुजरता। कह रहा कि मेरे ऐसे लग रहा था कि किसी ने पैर पकड़ लिया, और बड़ी मुश्किल से गेट से बाहर आया, और फिर बाहर आके वो बंदा आ गया, उसने बताया कि भाई, फिर उन्होंने बताया कि भाई ये सब हुआ और ये मेंशन है सारा, मेरे को भाई इस चीज़ के वो गलती उसकी भी नहीं थी। कह रहा कि मेरे को भी किसी बंदे ने पीछे से ही बताया था कि ये फ्लैट सस्ता मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े पैसे बना लूँगा अपने बीच में, और मेरे को भी चीज़ पता नहीं थी भाई। तो मेरे को जैसी पता चली मैंने आपको बताया इस चीज़ के बारे में कि कहीं किसी बंदे के साथ गलत ना हो जाए। बंदा ठीक था, मतलब वो, उसको इस चीज़ के बारे में बताया। तो मेरा दोस्त बता रहा था कि ये थोड़ी थोड़ी मेंटली चीज़ डिस्टर्ब करती है ना इंसान को। वीडियो भी देखी, जो वीडियो भी भेजी गई थी उसे, वीडियो नहीं थी, ये सिर्फ आर्टिकल वगैरह न्यूज़ में वगैरह आ रखा है, और काफ़ी न्यूज़ में आ रखा है, BBC वगैरह उसमें भी आर्टिकल्स हैं, नवार टाइम्स में, कि उस बंदे को जब पता चला था बाद में, जब उसको पुलिस वगैरह पढ़ के ले गई थी, तो बता रहे थे कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था,
मतलब ये तो साइको हो गया था, थोड़ी इसकी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही थी और थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए इन्हें जो भी किया उसको सजा भी नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि कोर्ट ने फिर बता दिया ना कि मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको फिर रिहैब वगैरह में भेज दिया था ठीक होने के लिए। बताओ। तो फिर मेरा दोस्त बता रहा था कि बाद में जब वो यहाँ से आ गया, अब मतलब ये चीज़ सच है कि नहीं, पर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बंदा थोड़ा। कह रहा भाई मेरे को 3-4 दिन तक वो घर दिखा और आवाज़ें आती रहीं और वो होता रहा मेरे साथ। मैं कह रहा काफ़ी टाइम के बाद इस चीज़ से बाहर निकल पाया हूँ मैं। भाई ये ना होता है कुछ ऐसा, कुछ आप एक्सपीरियंस कर लो ना, तो 3-4 दिन रहती है, 1 हफ्ता तो रहती है वो चीज़ दिमाग में भाई कि काफ़ी टाइम तक रहती है। ये कैसे हो गया। सही में यार, अलग ही बताओ, अपने परिवार को मार रहे हैं लोग। ऐसा ही है भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बचपन में थोड़ा सा। पर्सनली आप हाँ पर्सनली मेरे साथ क्या हुआ था। भाई, कब की मुझे ये नहीं पता कि वो भूत था क्या था या क्या चीज़ थी। कब की बात है। ये है भाई काफ़ी बचपन की, जब मैं 7th-8th क्लास में था। तो हुआ ये कि 7th-8th क्लास में था, स्कूल की मिड टर्म के एग्ज़ाम थे, जो हाफ टर्म होता है ना, वो वाला एग्ज़ाम थे। तो हम में था कि हम हाफ टर्म के एग्ज़ाम ख़त्म, अब एग्ज़ाम चलते थे सुबह 9 से 11। तो हम सारे दोस्तों ने ये प्लान कर रखा था कि भाई 9 से 11 एग्ज़ाम देने के बाद क्रिकेट बजाना है पार्क में आके। भाई 11 बजे से फिर 2-3 बजे तक, जितने बजे तक क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट का जोश था भाई बचपन में, ये क्रिकेट खेलना है। तो बैट बॉल हम स्कूल में लेके जाते थे कि घर आना ही नहीं है, और वहाँ से ख़त्म होते ही बैट निकाल के सीधा पार्क में घुसना है और पार्क में खेल के फिर घर शाम को घुसना 4-5 बजे। तो ये प्लान था सारे दोस्तों का, और लास्ट एग्ज़ाम था। तो हमने कहा भाई हाँ ये सही है, और 2 सेक्शन थे हमारे, तो हमने कहा आपस में मैच लगाएंगे भाई, पैसों का मैच लगाएंगे, और मतलब काफ़ी बढ़िया बच्चों वाली। हाँ मैंने कहा मैच ठीक है चलो। भाई एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, बैट लेके पहुँच गए क्रिकेट खेलने, और शुरू हुआ भाई। तो हमारी बॉलिंग आ गई, हमारी जो टीम की थी बॉलिंग आ गई, बॉलिंग कर रहे हैं ठीक है भाई। तो क्या हुआ, मैं फील्डिंग पे खड़ा हुआ था फील्डिंग कर रहा था, इधर इस तरह खड़ा हुआ था मैं। तो भाई चलता है मैच, चल रहा है। अब एक कैच आती है मेरी तरफ, कैच थोड़ी दूर थी, मतलब कर सकता था भाग के, इतना था। तो मैंने सोचा कि कर लूँगा भाग के। तो भगते हो तो जाता हूँ। अब क्या होता है, अब मैं कैच देख रहा होता हूँ, नीचे देखता नहीं हूँ मैं कि नीचे क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तो भाई नीचे पत्थर होता है, पत्थर पे मेरा पैर लगता है, और मैं उस पैर से ऐसे, जैसे मेरा पैर लगता है मेरा बैलेंस बिगड़ता है। और जो पार्क में भाई साइड में वो चलने के लिए नहीं होता, रनिंग वगैरह करने के लिए जो पाथ होता है जो, मैं ऐसे गिरता हूँ, मेरा सर लगता है उस पाथ में जाके इधर से धैड़। और उसके बाद भाई मुझे याद नहीं, मैं हो जाता हूँ बेहोश। मतलब जो वहाँ पे मेरे दोस्त थे वो बता रहे थे कि मैं कम से कम 20 मिनट तक बेहोश था। मेरे मुँह पर पानी डाल रहे हैं भाई, और पानी डाल रहे हैं, मार रहे हैं, और मतलब उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे क्या हो गया। अब मेरे को उस 20 मिनट में क्या महसूस हुआ मुझे ये नहीं पता कि मैं 20 मिनट तक बेहोश था। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने कैच पकड़ ली, ठीक है, मैंने कैच पकड़ ली और वो खुश हो गया, आउट हो गया। और पर मैंने देखा कि कोई खुशी नहीं मना रहा यार, मैंने कैच पकड़ ली। आपके दिमाग में ये मेरे दिमाग में ये चीज़ कि मैंने कैच पकड़ लिया है, और पार्क में सारे बंदे गायब हो गए हैं, सिर्फ वही बंदे हैं जो हम खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार सारे बंदे कहाँ चले गए, और सब कुछ बहुत स्लो हो गया। मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे स्लो मो में बात कर रहा हूँ कि भाई क्या हाल है ये, और सब कुछ स्लो चल रहा है। तभी एक बंदा आता है, वो आता है मेरा दोस्त, कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, वो पागल हो गया है, खेल रहे हैं। कह रहा है कि खेल रहे हैं, बस तेरे घर वाले से तो वहाँ ढूंढ रहे हैं कि तू कहाँ है, कि तू घर नहीं गया मैच खेलने के बाद। मतलब स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी हमने। कह रहे 5 बज गए भाई शाम के और तू यहाँ पे। मैंने कहा 5 बज गए, अभी तो भाई अभी मैच शुरू हुआ था, ये हुआ था। कह रहा नहीं यार तेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं शाम से, कहाँ है तू। मैंने ठीक है भाई जा रहा हूँ, मैं चल देता हूँ। और तभी वो गायब हो जाता। मैंने कहा यार ये कहाँ चला गया, और बाकी बंदे वो कहाँ चले गए। और इतने में मुझे होश आ जाता है, इतने में मैं सच में जहाँ लेटा होता हूँ वहाँ पे होश आ जाता है। मैं ऐसे उठता हूँ, और मैं उठता हूँ, सारे बंदे आसपास मेरे होते हैं, और पानी मार रहा होता है कोई, मेरे को उठा के ले जाते हैं, मेरे पे चला भी नहीं जा रहा होता, मुझे ऐसे उठा के ले जाते हैं। और घर आ जाता हूँ, मैं घर आ जाता हूँ, और मुझे चढ़ जाता भाई काफ़ी तेज़ फीवर, ठीक है, और सिर में दर्द। अब मुझे क्या सपने आ रहे होते हैं घर में
कि मैं जब सो जाता हूँ, मैं मेरे को फीवर होता है, सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं लेट ही जाता हूँ, घर वाले बोलते हैं रेस्ट कर। अब मुझे क्या सपने आ रहे होते हैं, सपने आ रहे होते हैं कि मैं पार्क में ही हूँ, अभी भी पार्क में ही खेल रहा हूँ, और जो बंदा है, जो मेरा दोस्त है, वो मेरे से बार बार यही कह रहा है कि तू तू घर नहीं गया। और मैं कह रहा हूँ भाई घर में आ गया, तो कह रहा नहीं तो घर नहीं गया। फिर मैं कहता हूँ कि तू यहाँ कैसे बचा हुआ, और तू यहाँ कहता है कि अब वो मेरे से ये बोल रहा होता है। भाई मैं बचपन में ये सब चीज़ें मानता नहीं था। मतलब ये थोड़ा सा मैं अपना ही बता दूँ कि हम पार्क में पहले भी जाते थे, तो पार्क में जो टोटके वगैरह रखे होते हैं ना, जो हांडी वगैरह रखे होते हैं और पैसे रख देते हैं, तो मैं चीज़ मानता नहीं था। मैं अपने दोस्तों से मजाक उड़ाता था कि अबे क्या है, इससे तुम घबराते हो, ऐसे कट के निकलते हो। तो मैं उसमें लात मार देता था, कभी कभी उस पर जो पैसे रखे होते थे वो उठा लेता था, इस तरीके से। तो मेरा ये हरकतें थी बचपन में। तो मुझे सपने वो बंदा यूँ कहता है, जो मेरा दोस्त होता है, कि तू टोटके में नहीं मानता ना, तेरे को मनवा दूंगा मैं। इस तरीके के सपने आ रहे होते हैं मेरे को। मेरा दोस्त कह रहा होता है कि तू टोटकों में नहीं मानता और ना। वो आपका दोस्त, मतलब जब आप होश में होते तो वो आपका दोस्त वो है, मेरा, वो हाँ, जिंदा दोस्त दोस्त है, बढ़िया खेलता वेलता है, और सपने में आपसे सपने में वो आगे मेरे से कह रहा होता, पार्क में कोई नहीं होता, और वही मेरे से आगे कह रहा होता है कि तू टोटकों में नहीं मानता ना, तेरे को मनवा के ही मानूंगा अब मैं। और मैं काफ़ी डर जाता हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, और मैं उठ जाता हूँ। मैंने घर वालों को ये चीज़ बताई ही नहीं तब तक। ठीक है। पर मेरे साथ 2 दिन तक भाई ये सेम चीज़ हुई। वो सपने में आ रहा है, बोलता है तेरे को बिलीव करवा रहा है कि मैं तेरे को बिलीव करवा दूंगा। हाँ। फिर मैंने तीसरे दिन अपनी मम्मी को बताई ये चीज़, तो डांटा बहुत पहले तो कि ये सब क्या है और ये सब क्या है। तो मम्मी की रिश्तेदारी में एक मामा है हमारे दूर के, जो कि संत हो रखे हैं, तो उनसे कॉल पे बात करवाई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि फ़ोन किसी को, मतलब फ़ोन अपने पास रखना, कमरे में कोई नहीं होना चाहिए। तो फ़ोन में मैंने ऐसा फ़ोन रखा था, तो उन्होंने फ़ोन पे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के और वो सब करके पूजा पाठ करवाई थी। मतलब फ़ोन पे उन्होंने एक मंत्र बोल दिया था मेरे कान में कि ये किसी के साथ शेयर मत करना है इस मंत्र को, और ये मंत्र पढ़ते रहना 2-3 जितना भी टाइम लगे। उसके बाद मंत्र वगैरह पढ़ता रहा मैं। तो फिर वहाँ और फिर जब घर से बाहर भी निकलता था, तो फिर मैं 3-4 दिन तो घर से बाहर निकला नहीं, और जब भी निकलता था तो लहसुन वगैरह या फिर माचिस वगैरह साथ में रख के, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद ठीक हो गया। पर मैं उसके बाद यह है कि उसके बाद इन चीज़ों को थोड़ा मैं डिसरिस्पेक्ट करना ख़त्म कर दिया मैंने। पहले मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। तो वो जो मंत्र आपको बताए थे उन्होंने, तो आपने उनका कितना जाप किया फिर? मैं करता रहता था भाई, क्या मतलब क्या जैसे फ्री टाइम में बैठे हो ना, तो बोलते रहो, पर वो शेयर नहीं कर पर सकता। आप जब भी सो रहे थे उन 3-4 दिन यही हो रहा था? ये सेम सपना आ रहा था कि मैं पार्क में हूँ, मैंने कैश पकड़ लिया, मेरा दोस्त आ रहा है, कह रहा तू घर नहीं गया। मैं कहा नहीं, क्या अब तेरे को जाने भी नहीं दूंगा मैं, अच्छा। कि तेरे को बिलीव करवा के मानूंगा। अब वो पता नहीं मेरा क्या था, वो चीज़ मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। पत्थर पे पैर लगा था आपका रियल में जब आप खेल रहे थे, या फिर वो हांडी वांडी थी? अब ये चीज़ मुझे नहीं पता भाई, मेरा पैर किस चीज़ से लगा और मैं कैसे गिरा, मुझे पता नहीं। और भाई सच में बताऊँ, मेरा सर ना उसमें लगा, और ये चीज़ ये वाली है कि मेरे कहीं भी खून नहीं था, कहीं भी निशान नहीं था। अच्छा। मतलब मैं एकदम ठीक था, डॉक्टर ने कोई पट्टी वट्टी नहीं बांधी, ना मेरे कोई खून आया, ना कोई निशान, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मेरा सिर उसमें, और मेरा सच में सिर उसमें लगा था, जो मतलब मेरे दोस्त बताते हैं कि तू गिरा और तेरा सर उस पटरी में लगा, जो भी पास होता है, और तू फिर वहीं। पर भाई सर पे चोट नहीं आई, कोई निशान तक नहीं है, भी हैरानी की बात है। जब डॉक्टर के पास लेके गए थे ना मुझे वहाँ से, तो डॉक्टर ने कहा कि किस चीज़ का इलाज करना है, कह रहे इसके सर लगा था। कुछ भी नहीं है सर पे, तो कोई गुम चोट वगैरह भी नहीं है आपकी? कोई गुम चोट नहीं। अब तो ये चीज़ मुझे ये नहीं पता कि ये क्या था भाई, क्या था, मैं इसकी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। पर हाँ, ये कि ये चीज़ हुआ था, और तब से इस चीज़ में थोड़ा मैं आपने उस डिसरिस्पेक्ट दोस्त को बताया था असली में, जो आपका वो दोस्त था? हाँ, मैंने उसको बताया था सबको तू पता ऐसे है। ऐसे मेरे सपने हाँ, में सबको आया था? पता है। तो दोस्त भी पहले मेरे को वो ये क्या कहता था? वो भी पहले मेरे दोस्त यही टोकते थे मुझसे कि भाई ये सब चीज़ें मत किया कर। मैं जो नींबू रखे रहते थे, नींबू उठा लेता था, नींबू खा लेता था। खा लेते थे? अरे बाप रे भाई। मतलब ये भाई ये चीज़ें भाई नहीं करनी चाहिए। देखो मैं गलत बचपन था, इतनी समझ नहीं थी मुझे, और मैं करता था जैसी चीज़ें। भाई यही चीज तो नहीं करनी चाहिए। और पैसे वगैरह पकड़ रहे थे तो उठा लेता था वो। भाई हम तो लाखनी से डरते हैं, आप तो पकड़ के चबा रहे हो, खा रहे हो, उसे बढ़िया। भाई अब मतलब ये चीज़ गलत है भाई, नहीं करनी चाहिए। नींबू तो अब्जॉर्ब कर लेता है सारी नेगेटिविटी भाई साहब। भाई बहुत चटकते यार आप तो बचपन में। सही में। और नींबू पानी पिया है मैंने, उस नींबू को मना किया। मतलब गलत हरकत है भाई। और हमारी जनता को भी यही कहेंगे कि भाई आप लोग भी अपना ध्यान रखो, और इस पॉडकास्ट को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही लिया जाए, दिल पे ना लिया जाए कि आप साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहे हो।
खास तौर से जो बच्चे देख रहे हैं वो लोग सुन के वो लोग अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं और फिर वो लोग परेशान होते हैं। तो भाई थोड़ा बच के रहो, इसको सिर्फ सुनो और अपनी मौज लो। और जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ, दिलीप भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है, भाई व्लॉग करते हैं, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके ज़रूर चेकआउट करें। भाई बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बनाते हैं। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, इस पॉडकास्ट को फैला दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आप चाहते हो कि हम दिलीप भाई के साथ एक और पॉडकास्ट करें तो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत जनता बैठे जो बिना सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पॉडकास्ट एंजॉय करती है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।